Welcome to all of you. Hope so you all are fine and doing very well. तो अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट न्यूरोमेडिसिन से रिलेटेड वो है मूवमेंट डिसऑर्डर और उनमें जो हमने डिटेल के साथ जो पढ़ना है वो दो को पढ़ना है, पार्किंसन डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज। आई थिंक सो यही दो टॉपिक हैं और उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखेंगे, उसके ऊपर जो है अलहदा से जो है वो वीडियो होगी। बहरहाल हमारे जो टॉपिक है वो यही है कि व्हाट आर द मूवमेंट डिसऑर्डर। उनमें जो हमने देखना है वो देखना है हमने कि व्हाट इज पार्किंसन डिजीज एंड व्हाट इज हंटिंगटन डिजीज। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले तो आपको भाई साहब कुछ ट्रेमर्स के बारे में बताता चलूं, उनके बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। एक्चुअल में ट्रेमर की डेफिनेशन क्या है? ट्रेमर इट इज एन एब्नॉर्मल मूवमेंट, जो है ये एब्नॉर्मल मूवमेंट होती है ऑफन काज्ड बाय डिसऑर्डर इन अ बेसल गैंग्लिया। अभी जो बेसल गैंग्लिया ये एक अलहदा से इसका एनाटॉमिकल रिलेशन है, ठीक है। जब हम न्यूरो जारी बात है न्यूरो एनाटॉमी आप करोगे तो आपको ये चीजें पता लगेगी डिटेल में। बहरहाल अभी के लिए सिर्फ इतने समझ लो कि एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं जो कि मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय बेसल गैंग्लिया। ये आपका जो बेसल गैंग्लिया थैलेमस वगैरह के साथ सबस्टेंशियल नेग्रा जो है पाथवे, सबसेप्शो थैलेमिक पाथवे, इनके साथ जो है कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है वो किसी भी पार्ट की हो सकती है, आपके हैंड की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पाँव लिम्ब की किसी की भी मूवमेंट जो है वो हो सकती है, हेड की मूवमेंट हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें जो हमने सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज रेस्टिंग ट्रेमर, ठीक है। व्हाट इज रेस्टिंग ट्रेमर, तो यहाँ पर मैं हेडिंग ले देता हूँ, रेस्टिंग ट्रेमर। नाम से पता चल रहा है ऐसा ट्रेमर जो कि रेस्टिंग फेज में हो, मतलब आप जब सो रहे हो या आप रेस्ट पे हो तब जो है ये आपको देखने को मिले। एंड डिसअपियर विद एक्शन, जब आप काम कर रहे हो तब ये ना हो। occurs on rest, disappear at disappear with एक्शन और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। और ये जो आपका रेस्टिंग ट्रेमर है इट इज अ पैथोजेनोमिक ऑफ पार्किंसन डिजीज, और पार्किंसन डिजीज में होता ही होता है। तो ये पार्किंसन डिजीज में होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल ट्रेमर है। अब ये जो फिजियोलॉजिकल ट्रेमर है ये किसी भी डिजीज के साथ एसोसिएट नहीं होते, लेकिन ऐसी कंडीशन जो कि एग्रेवेट कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं टीएम ट्रेमर को, ये वो कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स, ठीक है। और ये मोस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्शन ट्रेमर होते हैं। और मोस्टली फॉर एग्जांपल किसी को एंग्जाइटी होगी, आपने देखा होगा एक बंदा एंग्जाइटिक पेशेंट होता है तो उसमें जो है उसके हाथ कांप रहे हो, तो ये एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेन है एंग्जायटी में, ठीक है। उसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा में देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम में आपको देखने को मिल सकता है। बीटा एगोनिस्ट में जो है ये अगर ड्रग्स की बात की जाए तो बीटा एगोनिस्ट वगैरह में कैफीन, लिथियम वगैरह भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दैट्स फ्रॉम द ट्रेमर। अब आ जाओ तो व्हाट इज एसेंशियल ट्रेमर। अब ये जो एसेंशियल ट्रेमर है ये डिफरेंशिएट करना है हमने रेस्टिंग ट्रेमर से। व्हाट इज एसेंशियल ट्रेमर। अब ये जो एसेंशियल ट्रिमर है ये रेस्ट पर भी होता है और ये एक्टिविटी के दौरान भी ये हमें देखने को मिलता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया एसेंशियल ट्रिमर और रेस्टिंग ट्रिमर के बारे में। अब आ जो इंटेंशन ट्रिमर, ठीक है। अभी जो इंटेंशन ट्रिमर है इसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो इंटेंशन ट्रिमर है मतलब इसके नाम से ही पता चला है कि कोई इंटेंट होगा तो ये ट्रेमर होगा, ठीक है। मीनिंग के ये आपका एक्टिविटी के साथ एसोसिएट होता है, जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो ये ट्रेमर आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये रेस्ट पर जो है ये ठीक होता है, एज कम्पेयर टू रेस्टिंग ये रेस्ट पर होता है लेकिन एक्टिविटी के साथ ठीक हो जाता है। इंटेंशन में क्या होता है, इंटेंशन में जो है ये आपका जो है रेस्ट इंटेंशन, कोई आप काम करने लगते हो तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये रेस्ट पर जो है ये ठीक होता है। और इट इज मोस्ट कॉमनली अकर इन सेरिबेलर डिजीजेस। आपका जो ब्यूटीफुल सेरिबेलम है, मिस सेरिबेलम है, उसकी डिजीज के साथ ये जो है एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फ्लैपिंग ट्रेमर होता है। फ्लैपिंग ट्रेमर को हम आल्सो कॉल्ड एस्ट्रिक्सिस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज फ्लैपिंग ट्रेमर। इसको हम कहते हैं आल्सो known as
एस्टेरेक्सिस, ठीक है, लेट मी ड्रॉ एस्टेरेक्सिस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकता है आपको, ठीक है। और ये जर्किंग हैंड मूवमेंट, जब आप अपनी रिस्ट जो है वो एक्सटेंड करते हो, लाइक दिस इज योर हैंड, ठीक है, और ये आपका रिस्ट है, ठीक है। अगर आप इस तरफ आओगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी रिस्ट की जो है फ्लेक्शन करवा रहे हो, ठीक है। अगर आप इस तरफ जाओगे तो एक्सटेंशन करवा रहे हो, ठीक हो गया। तो जब आप एक्सटेंशन करवाते हो, ठीक है, तब आपको जो है ये ट्रेमर देखने को मिले हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर। तो मीनिंग दैट देयर इज ऑनगोइंग मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, और किसी भी वजह से हो सकती है, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, हाइपरकेपनिया, ड्रग टॉक्सिसिटी, थैलेमिक लीजन वगैरह वगैरह, सब किसी की वजह से भी जो है वो हो सकती है। कुछ अदर टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर भी है, जिसमें कोरिया आ जाता है, सिडन एंड कोरिया आ सकता है। कोरियम कहते हैं डांस लाइक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद एथीटोसिस आ सकता है, स्लो रीडिंग मूवमेंट ऑफ द लिम्ब। ये भी डांस टाइप होता है, यू कैन से कि ये थोड़ा सा इंडियन डांस लाइक होता है, ठीक है। आपने अगर देखा हो माइकल जैक्सन को, वो तेजी से जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है, तो माइकल जैक्सन लाइक डांस टाइप जो है, कोरिया जो है उसको हम सिडन कोरिया कहते हैं। एथीटोसिस जो है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडियन डांस जो कि थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है मायोक्लोनस, ये हमने देख लिया। टिक्स, टिक्स के बारे में देख लो कि व्हाट इज टिक्स, ठीक है। टोरेट सिंड्रोम, इसके ऊपर एक मूवी है, वो देख लेना, अच्छी है मूवी। उसमें एक टीचर होता है, छोटा बच्चा होता है शुरू में, तो उसका सारे लोग जो है मजाक उड़ाते हैं स्कूल में। टोरेट सिंड्रोम होता है, उसको टिक्स भी कहला सकते हैं उसको। वो बोल नहीं पाता अच्छे से ना, तो वो अड़ता है बार बार, तो और बोल भी नहीं पाता, अड़ता है बार बार, और बार बार उसके जो जुबान है वो इनवॉलेंटरी जो है उसके मुंह से वर्ड निकलते हैं रैंडमली, ठीक है। तो वो बाद में एक ग्रेट टीचर बनता है, ठीक है। बहरहाल, हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स खोल के नहीं बैठे हुए जो मूवीज को जो है वो बयान करेंगे। तो टिक्स जो है रेपिटेटिव सेमी पर्पसफुल मूवमेंट सच एज ब्लिंकिंग, विंकिंग, ग्रीनिंग, ठीक है। और ये हमें देखने को मिलता है टिक्स में, ठीक है। रिपीटेटिव होती है, और सेमी पर्पसफुल जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, लाइक ब्लिंकिंग, विंकिंग और ग्रीनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमने कुछ ट्रेमर्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। अब आ जाओ व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज। लेकिन पार्किंसन डिजीज से पहले भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पार्किंसोनिज्म। अच्छा, पार्किंसोनिज्म, इट इज अनदर डिफरेंट थिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिजीज। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि पार्किंसन डिजीज में पार्किंसनिज्म होता है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी भी है जो को जिनमें जो कि पार्किंसन डिजीज नहीं कहलाती, लेकिन उनमेन पार्किंसनिज्म होता है। लाइक ल्यूई डिमेंशिया जो है, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया हम देखेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें हेलुसिनेशन होती है पेशेंट को, डिमेंशिया भी होता है उसमें, बट विद पार्किंसनिज्म, ठीक है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज पार्किंसनिज्म, ठीक है। अच्छा, पार्किंसनिज्म हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अल्टर्स द डोपामिनर्जिक पाथवे इन्वॉल्व्ड इन द वॉलंटरी मसल मूवमेंट। आपका जो डोपामिनर्जिक पाथवे है बेसल गेंगलिया में जो है ऊपर से, उसके बाद थैलेमस है, ये आपस में कनेक्ट है। बड़ा गंदा टॉपिक था, लेकिन बहरहाल समझ लिया था। लेकिन अगर यहाँ पे समझाने लग गया तो खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में, और मेरे दिमाग में भी जो है वो दोबारा खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन बहरहाल आपको आपके दिमाग में मैं खिचड़ी किसी दिन बनाऊंगा जरूर, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अल्टर डोपामिनर्जिक पाथवे। अब ये जो डोपामिनर्जिक पाथवे है, ये बेसिकली आपके जो है वॉलंटरी मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। दैट कंट्रोल, यू कैन से दैट इन्वॉल्व इन वॉलंटरी मसल मूवमेंट, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ समझ लगे कि पार्किंसनिज्म है, ये पार्किंसन डिजीज नहीं होती, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, और इसी के अंदर जो है आपकी पार्किंसन डिजीज आ रही होती है, ठीक है। आपका जो स्ट्राइएटल सिस्टम है, ठीक है, स्ट्राइएटो थैलेमिक पाथवे, ठीक है, ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट है फॉर योर बेहतरीन वॉलंटरी
मसल मूवमेंट, ठीक है। तो इनमें इनका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डोपामीन होता है, ठीक है। अभी जो स्ट्राइएटल सिस्टम है इनमें कौन सा आ जाता है, इसमें सब्सिशिया निग्रा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कोडेट, पोटामैन, ग्लोबस पैलिडस, थैलेमस। अब ग्लोबस पैलिडस पैलिडस के भी आगे 3 डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, ये जब हम डिटेल में न्यूरोएनाटॉमी देखेंगे तब हम इसको करेंगे कि कौन से जो न्यूक्लियस है किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या नहीं, ठीक है। सब्सटेंशिया निग्रा होता है, आपको ये पता होना चाहिए स्ट्राइएटल पाथवे में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सब्सटेंशिया निग्रा होता है, ठीक है। कोडेट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद पुटामन होता है, ठीक है। ग्लोबस पैलिडस होता है, थैलेमस होता है। ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्राइएटल पाथवे। और स्ट्राइएटल पाथवे का जो बादशाह है, जो बादशाह न्यूरोट्रांसमीटर है वो है आपका डोपामीन, ठीक है। डोपामीन इज अ प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर इन द निग्रोस्ट्राइएटल ट्रैक या पाथवे यू कैन से, ठीक है। अब ये जो निग्रोस्ट्राइएटल ट्रैक है ये डिफरेंट थिंग है फ्रॉम द स्ट्राइएटल पाथवे। अब ये जो निग्रोस्ट्राइएटल है ये सब्सिशिया निग्रा को जो है वो क्वाड्रेट और पुटामेन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। बहरहाल ये हमारा अलग सा टॉपिक हो जाएगा, हमने इसकी तरफ नहीं जाना। अब पार्किंसनिज्म में कौन कौन सी डिजीज आ जाती है, इसमें जो है पार्किंसन डिजीज आ जाती है, कॉर्टिकोबेजल डीजेनरेशन आ जाती है, विल्सन डिजीज आ जाती है। क्योंकि जो विल्सन डिजीज में क्या होता है, आपका जो कूपर है वो ब्रेन में जाकर जो है वो बेसल गैंग्लिया में जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो उधर वो मसला करवाएगा, उसकी एट्रोफी करवा देगा, तो आपको पार्किंसनिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन वो पार्किंसन डिजीज नहीं होती, लेकिन पार्किंसनिज्म के फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये याद रखनी है। मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये ग्लोबस पैलिडस को की एट्रोफी करवा देती है, ग्लोबस पैलिडस की, ठीक है। नेक्रोसिस हो जाती है ग्लोबस पैलिडस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें ये देखने को मिलता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी करवा सकती हैं। बहरहाल हमने इतना डीप में नहीं जाना ताकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो स्किप हो जाए, और ये जो इरेलीवेंट तो नहीं है, इम्पोर्ट अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग में स्टक होकर रह जाए। तो पार्किंसनिज्म क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व योर स्ट्राइटल पाथवे, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर दैट अल्टर योर डोपामिनर्जिक पाथवे। तो ये मोटी मोटी इसकी जो है डेफिनेशन होगी, ठीक हो गया। अब आ जाओगे व्हाट इज पार्किंसन डिजीज, लेट मी ट्राई हियर। सबको पता होगा व्हाट इज पार्किंसन डिजीज, आई थिंक सो पता होना चाहिए। इसकी अननोन काज है, इट इज एन इडियोपैथिक हाइपोकाइनेटिक। इस मोटर डिसऑर्डर में हम दो पढ़ेंगे, हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसन डिजीज। और हंटिंगटन को हम डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि उसमें हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इट इज अ हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, लेट मी हाईलाइट दिस, ठीक है। That present with the sign and symptoms of Parkinsonism। अब पार्किंसनिज्म के साइन एंड सिम्टम क्या है वो हमने ऊपर एक तो ट्रिमर देखा, बाकी हम नीचे देख लेंगे। विथ प्रेजेंट विथ साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म, ठीक हो गया। अब आ जाओ हमने जो है इनके क्लिनिकल फीचर्स को जो है, ओके, तो इनके क्लिनिकल फीचर्स को जो है देखना है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो ट्रेमर जब मैं करवा रहा था, तो सबसे पहला ट्रेमर करवाया था मैंने रेस्टिंग ट्रेमर, ठीक है। तो रेस्टिंग ट्रेमर इट इज पैथोजेनेमिक और यू कैन से इट इज अ हॉलमार्क ऑफ योर पार्किंसन डिजीज। तो रेस्टिंग ट्रेमर इज द हॉलमार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक हो गया। एक ये हो गया, एक हो गया पोस्चरल ट्रेमर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पोस्चरल ट्रेमर देखने को मिलते हैं, रिजिडिटी देखने को मिलती है। और रिजिडिटी में आपको एक वर्ड यूज होता है कोग व्हील रिजिडिटी,
कोविल rigidity of your अपर लिम्स, और लोअर लिम्ब की जो रिजिडिटी होती है उसको हम कहते हैं लेड पाइप, प्लास्टिक रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी इन लोअर लिम्स। आपने इनको नहीं बोलना, एक ये नहीं बोलना, एक ये नहीं बोलना, एक लेड पाइप नहीं बोलनी, कोक व्हील रिजिडिटी को तो कभी भी नहीं बोलना, और रेस्टिंग ट्रेमर को भी नहीं बोलना। ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है पार्किंसन डिजीज की, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हाइपोकाइनेटिक, हाइपोकाइनेटिक होगा तो मींस की मूवमेंट स्लो होंगी, ब्रेडिकनेजिया देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। फेस्टिनेटिंग गेट आपको देखने को मिलेगी, फेस्टिनेटिंग गेट देखने को मिलेगा। व्हाट इज फैसिनेटिंग गेट? अ वाइड लेग स्टैंस विच शोड एक्सेलरेटिंग स्टेप, दैट इज कॉल्ड फैसिनेटिंग गेट। ठीक है, एक लंबा कदम लेता है, लेकिन जब वो कदम उठाता है तो वो शॉर्ट एक्सेलरेटिंग, बहुत आराम से या बहुत स्लोली जो है वो उठाता है, दैट इज योर फैसिनेटिंग गेट। ठीक है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी मतलब कि वो पार्किंसन का जो पेशेंट है वो एक ही जगह पर जो है वो खड़ा हुआ आपको देखने को आएगा, स्टूप कह सकते हैं, स्टूप पोस्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि ये हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें आपको बाकी जितने भी ब्रेडिकनेजिया से रिलेटेड जो चीजें वो देखने को मिलेंगी, रिड्यूस आर्म स्विंग देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड बैलेंस और टर्निंग, जब हम इसको एकदम से मोड़ेंगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इसका जो मसल टोन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा हुआ है। एक्सप्रेशन लेस फेस, इट इज अ क्लासिकल हॉलमार्क, एक्सप्रेशन लेस फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे फेस पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोमीमिया या मास लाइक फेस इसको कहते हैं, हाइपोमीमिया। ठीक हो गया। और ये पेशेंट जो है जब लिखेंगे ना, आप जब इसको कहेंगे ना लिखो, क्योंकि इनके वॉलंटरी मसल तो काम नहीं कर रहे, ये काम तो करेंगे लेकिन ये इनके बस में नहीं होगा। तो जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये बिल्कुल ही छोटा छोटा लिखेंगे, ये यू कैन से कि ये लाइन बनाते जाएंगे, इनको कहेंगे लिखो लेकिन ये लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा लिखेंगे, ये यू कैन से इस तरह से ना लिखेंगे। अगर मैं भी आपको इस तरह से लेक्चर देता तो लाजमी मैं पार्किंसनिज्म का मरीज होता। ठीक है, वो आपको भी नहीं समझ आनी थी। आई थिंक सो आपको जूम करके देखना पड़ता। तो ये पेशेंट जो है इस राइटिंग के साथ आते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। ठीक है। आज तक के एनआरई में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उनमें ये कीवर्ड यूज हुए हुए हैं। एक तो ये कि एक्सप्रेशनलेस फेस, फेस का कीवर्ड यूज हुआ है, रेस्टिंग ट्रेमर का तो होना ही होना है बिकॉज इट इज हॉलमार्क, कोगविल रिजिडिटी का हुआ है। ठीक है। माइक्रोग्राफिया का जो है ये वर्ड यूज हुआ है, ब्रेडिकनेजिया बिकॉज ऑफ इट इज अ हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जो कीवर्ड हैं ये हाईलाइट मैंने कर दिए, इन कीवर्ड के साथ जो है वो एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है। तो ये है हमारी सारी क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू पार्किंसंस डिजीज। ठीक है। अब अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये डिजीज जो है ये बेसिकली एक सबसेंशिया नेग्रा को जो है वो डैमेज करती है। ठीक है। तो इसमें जब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो हमें पेलरनेस ऑफ द सबसेंशिया नेग्रा देखने को मिलेगी, पेलरनेस ऑफ सबसेंशिया नेग्रा देखने को मिलेगी। ठीक है। ल्यूई बॉडी हमें हमें देखने को मिलेगी इसमें, ल्यू बॉडीज ये बेसिकली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इजिनोफिलिक इंक्लूजन्स होती हैं, ये हमें मिलने देखने को मिलती हैं, ल्यू ल्यूई बेडीज बॉडीज। ठीक है। ये भी, लेकिन ये इसके इसके इससे रिलेटेड अंडर में अभी तक एमसीक्यू जो है वो नहीं आया हुआ। ठीक है। तो ये हमें जो है देखने को मिलती है इन केस ऑफ पार्किंसंस डिजीज। ठीक हो गया। अब आ जाओ ट्रीटमेंट के ऊपर। तो भाई साहब इसमें जो कौन सा हार्मोन डेफिशिएंट है, बेसिकली इसमें एक ही हार्मोन डेफिशिएंट है और वो है आपका डोपामिन, या यू कैन से कि पाथवे डैमेज है तो डोपामिन जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम डोपामिन देंगे उसमें, देखो। ठीक है, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा,
तो फर्स्ट लाइन एजेंट में आपने सबसे पहले कार्बिडोपा, लीवोडोपा, ये ड्रग जो है देनी है, ठीक है। अच्छा, अलोन जो है आपने, अच्छा कार्बिडोपा क्या है, लीवोडोपा क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है बेसिकली, ये कॉम्बिनेशन है कार्बिडोपा लीवोडोपा। अब ये जो लीवोडोपा है ये बेसिकली आपका डोपामीन होता है, ठीक है। और ये जो आपका कार्बिडोपा होता है ये बेसिकली आपका होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। व्हाट इज व्हाट इज दिस, ठीक है, दिस इज योर डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब ये जो लीवोडोपा है बेसिकली ये सिंथेटिक सारी बात है, एनालॉग है ऑफ द डोपामीन, लेकिन इस डोपामीन की बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, लाइक 1 to 2 मिनट्स होती है, ठीक है। और इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अगर खाली आप लीवोडोपा दोगे तो वो भाई साहब आप दोगे तो पेशेंट के दिमाग तक पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए इस एंजाइम, ये जो एंजाइम जो है डी, जो कि डोपामिन की डी कार्बोक्सिलेशन करवाता है, इसका इनहिबिट होना जरूरी है फॉर द फंक्शन ऑफ लीवोडोपा, ठीक है, या डोपामिन। तो हम साथ में कार्बिडोपा मिला देते हैं ताकि ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाए, ताकि वो जो आपका डोपामीन है वो ब्रेन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो कार्बिडोपा लीवोडोपा, इट इज द मेन स्टे ऑफ योर पार्किंसंस ट्रीटमेंट। यही हम देते हैं और कुछ भी नहीं देना आपने, ठीक है। और ड्रग्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने यही देना है, ठीक है। डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हो, लेकिन वो भी जारी बात है, डोपामिन पहले बता दिया कि इट हैज अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, तो दैट इज वेरी वेरी लेस इफेक्टिव, आपको उसकी बहुत ज्यादा डोज देनी पड़ेगी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, कैटकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज दे सकते हो इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हो, ठीक है, अमंटाडीन वगैरह दे सकते हो। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक क्यों दोगे, बिकॉज ऑफ पार्किंसनिज्म में जब डोपामिन कम होता है तो इसका जो बैलेंस है एसिटाइलकोलिन के साथ जो है या कैटकोलमाइन के साथ है ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। तो आपने उनको जो है बैलेंस में रखना है ताकि डोपामीन का जो लेवल है वो सिनेप्टिक लेवल पर जो है वो ज्यादा रहे, ठीक है। उसके बाद एक सर्जिकल ऑप्शन भी है, यू कैन गो फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है। उन केसेस में, जिन केसेस में जो पेशेंट रिफ्रैक्टरी केसेस के साथ आते हैं, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो काम नहीं करता, ठीक है, तो उनमें जो है आप क्या कर सकते हो, डीप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ थैलामस, ठीक है, ग्लोबस पैलिडस, या आप कर सकते हो सब थैलेमिक न्यूक्लियस की, ठीक है। तो ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है उन पेशेंट में जो कि रेफ्रैक्टरी केसेस होते हैं पार्किंसंस डिजीज के, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है, नोट्स मैंने बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, इलस्ट्रेट दिए हुए हैं साथ में, ताकि आपको पता चले कि भाई साहब है क्या एक्चुअल में जो डिजीज पढ़ा रहा हूँ या कंडीशन करवा रहा हूँ, एक्चुअली में वो है क्या चीज, ठीक है। तो आप नोट से जब देखोगे एक मरतबा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है। तो हंटिंगटन डिजीज में जो है आपने क्या देखना है, तो हंटिंगटन डिजीज जो है बेसिकली इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हाइपरकाइनेटिक, ठीक है, इसमें जो है मसल मूवमेंट ज्यादा होंगी, ठीक है, हाइपर काइनेटिक एंड इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है, डोमिनेंट डिजीज। और ये विद इन 15 साल में बंदा क्या हो जाता है, मर जाता है। वो क्यों कर मरता है, बिकॉज ऑफ डेथ हैज अ पैटर्न ऑफ, इसमें एक पैटर्न है मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, फेनोमेना ऑफ एंटीसिपेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज सीवियर होती जाती है, ठीक है।
मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे है डिजीज, तो मेरी आने वाली जनरेशन में ये डिजीज और सीवियर होगी, उनकी जनरेशन में और सीवियर होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेनोमेना ऑफ एंटीसिपेशन। ठीक है, तो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, और इसमें होता ये है कि जो आपका जो कैग रिपीटिंग डिसऑर्डर ऑफ द कैग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रोमोसोम 4 होता है। ठीक है, and that is characterized by degeneration of GABAergic neurons of the caudate nucleus। ठीक है, characterized by GABAergic neurons of कोडेड न्यूक्लियस। अच्छा, हमने इन दोनों में ये बातें नहीं बोलनी कि एक्चुअल में इनमें एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है। उसमें सब्सटेंशिया निग्रा होता है, ठीक है, और इसमें कोडेड न्यूक्लियस होता है। अब वो कह रहा है कि लॉस ऑफ गाबार्जिक न्यूरॉन हो जाता है, या यू कैन से कि डीजनरेशन हो जाती है इनकी। तो ऊपर बताया गया है कि गाबार्जिक न्यूरॉन जो है, ठीक है, गाबा, ठीक है, ये आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन वगैरह वगैरह जो है ये आपके एक्साइटेटरी हैं। ठीक है, तो जब इनकी इनहिबिशन हो जाएगी, पिछली वीडियो में आई थिंक सो मैंने बताया था, तो आपके जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका इम्बैलेंस हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएंगे, तो वो ज्यादा एक्साइट करेंगे, तो जब ज्यादा एक्साइट करेंगे रिजल्टिंग हाइपरकिनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, इट इज अ रेंटलेसली प्रोग्रेसिव विद एन एग्रेसिव कोर्स ऑफ अबाउट 15 ईयर्स टू डेथ। ये प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, 15 साल बंदा मर जाता है, क्या हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? बिगिंस इन अडल्ट लाइफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। बिगिंस इन अडल्ट लाइफ, ठीक है, एंड प्रेजेंट विथ थ्री एमनिमोनिक, थ्री एमनिमोनिक। ठीक है, पहले एम से मूवमेंट, इनमें हमें कोरिया देखने को मिलता है, सडन कोरिया, मतलब कि सडन पर्पजलेस इनवॉलंटरी डांस लाइक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, जैसे माइकल जैक्सन ही डांस कर रहा था, वैसे ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक एम हो गया। दूसरे एम से आपने याद रखना है मेमोरी, इनमें होता है डिमेंशिया। ठीक हो गया, उसके बाद चौथा तीसरा एम है, वो है मूड। तो इनमें जो है चेंजेस इन पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलता है, मतलब इरिटेबल होते हैं ये पेशेंट, मूडीनेस होते हैं, इनमें सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं, एंटी सोशल बिहेवियर होता है इनका। तो ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज चेंज इन पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलती है। और ये इन क्या क्या देखने को मिलता है आपको, इनमें इरिटेबल होते हैं ये पेशेंट्स। ठीक है, उसके बाद मूडीनेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सुसाइडल टेंडेंसी यस होती है इसमें। इसके बाद एंटी सोशल बिहेवियर इनमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसका डायग्नोज आप कैसे कर सकते हो? एक तो क्लिनिकल पिक्चर आपको दे दी, डायग्नोज कैसे करोगे? जब आप सीटी स्कैनर एमआरआई करोगे तो आपको एट्रोफी ऑफ द कॉर्डेड न्यूक्लियस देखने को मिलेगी, एट्रोफी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस ऑन सीटी एमआरआई। ठीक हो गया, क्लिनिकली आपको पता लग जाएगा भाई साहब इसमें ये है, कोरिया है, डिमेंशिया है, मूड चेंजेस है, पर्सनालिटी चेंजेस वगैरह वगैरह वगैरह। और हिस्ट्री दी हुई होगी कि पहले खानदान में भी ये थी, फादर की हिस्ट्री होगी, किसी की भी हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मैनेजमेंट इसकी क्या है? मैनेजमेंट में आपने करना है इसका, लेट मी राइट हियर बिकॉज ऑफ आगे जो है फिर एनआरई के एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट आप जो है स्पॉटिव ट्रीटमेंट करते हो। स्पॉटिव ट्रीटमेंट से मुराद जो जो सिम्टम है उससे रिलेटेड आप जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हो। डिस्किनेजिया, डिप्रेशन, साइकोसिस, जेनेटिक, अच्छा, डिस्किनेजिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? आप टेट्राबेंजीन देते हो इनमें। ठीक है, डिप्रेशन अगर साथ है, जारी बात है ये पेशेंट जो है एंटी सोशल होते हैं, सीम्स लाइक डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, तो एसएसआरआई दे सकते हो जिसमें फ्लोक्सिटीन आ जाता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इन। ठीक है, इसमें आ जाता है फ्लोक्सिटीन या फ्लोक्सिटाइन, यू कैन यूज एनी प्रोनाउंसिएशन। और साइकोसिस के लिए जो है आप दे सकते हो हेलोपेरिडोल।
ठीक है। और काउंसलिंग बड़ी मैटर करती है इन पेशेंट में, जेनेटिक काउंसलिंग, बिकॉज ऑफ ये डिजीज पहले ही बताया कि एंटीसिपेशन फेनोमेना के साथ आती है। तो उसमें होता ये है कि आने वाली जनरेशन में ये डिजीज जो है वो सीवियर से सीवियर होती जाती है। ठीक हो गया। ये थी हमारी पार्किंसन डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो क्विक रिव्यू में ये है कि पार्किंसन डिजीज जो है वो हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो आपकी हंटिंगटन डिजीज है दैट इज योर हाइपरकिनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। इसके फीचर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। आपको जो है पार्किंसन डिजीज में सबस्टेंशिया निग्रा की अट्रोफी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो एरिया इन्वॉल्व होता है, डोपामिनर्जिक पाथवे इन्वॉल्व होता है। और आपको जो हंटिंगटन डिजीज है इसमें जो है कोडेट न्यूक्लियस में गाबानर्जिक न्यूरॉन्स की जो है वो डीजनरेशन हुई होती है। ऑन सीटी एमआरआई आपको जो है वो एट्रोफी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस देखने को मिलती है। रिस्पेक्टिवली इनका क्या क्या ट्रीटमेंट है, उसमें लिवोडोपा कार्बिडोपा हम दे सकते हैं, एगनिस्ट दे सकते हैं, लेकिन दीज आर यू कैन से के वो काम नहीं कर पाते, उसकी हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ। तो जो बेस्ट मेन स्टे है पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट में वो है लिवोडोपा कार्बिडोपा, ठीक है, वो देना है आपने। और इनमें जो है आपने स्पॉटिव ट्रीटमेंट करना है और जेनेटिक काउंसलिंग, कि उनको पता हो कि आने वाली जनरेशन में ये डिजीज जो है वो सीवियर हो सकती है। डिस्किनेजिया के लिए टेट्राबेंजीन, डिप्रेशन है एसएसआरआई दे सकते हो, फ्लोक्सिटाइन हो गया फ्लोक्सिटिन, साइकोसिस के लिए हाइलोपेरिडोल दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इससे रिलेटेड। अब अगर हम पास एनआरई की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें तो a 58-year-old man present with, let me, okay, a 58 years old। अच्छा, ये जो डिजीज है मोस्टली हंटिंगटन को नहीं, ये पार्किंसन डिजीज जो है ये मोस्टली ओल्ड में ही देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट विद, पहला कीवर्ड रेस्टिंग ट्रेमर, ठीक है। दूसरा कीवर्ड ब्रेडिकानेजिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड रिजिडिटी। स्पेसिफिक रिजिडिटी का नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि रिजिडिटी है। स्पेसिफिक रिजिडिटी बताता तो वो बताता कोगविल रिजिडिटी है या लेड पाइप रिजिडिटी है, ठीक है। ही हैज शफलिंग गेट, फेस्टिनेटिंग गेट, ठीक है। तो शफलिंग गेट भी एक और कीवर्ड हमें देखने को मिल गया। इतने ज्यादा कीवर्ड देखने को मिल गए हैं, आपको कुछ ना कुछ तो याद आ जाएगा यार कि यार ये कीवर्ड मैंने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन, मास लाइक, ठीक है। एक और कीवर्ड देखने को मिल गया, रिड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या। अब तो ऑप्शन ना भी दूं तो आपको आता होगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए हंटिंगटन डिजीज, ऑप्शन बी विल्सन्स डिजीज, ऑप्शन सी एसेंशियल ट्रेमर्स, ऑप्शन डी पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो भाई साहब इसका आंसर क्या है, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। कीवर्ड्स मैंने बता दिए आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डीजेनरेट इन पार्किंसन डिजीज। तो कौन सा एरिया डीजेनरेट होता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, नहीं भाई साहब ये नहीं होता, हाइपोथैलेमस ऊपर पर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी सब्सटेंशिया नाइग्रा, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी सेरिबेलम। अगर यहाँ पर मैं कोडेड न्यूक्लियस लगा देता तो शायद बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो सबस्टेंशिया निग्रा जो आपका पार्किंसन डिजीज में जो है वो डैमेज होता है। A 55-year-old man present with resting tremor in his right arm, right hand, which disappear when he reaches for object। ये वही बात होगी रेस्टिंग ट्रेमर वाली। He has stooped posture, ठीक है। एक और कीवर्ड आपको देखने को मिल गया इन केस में। देखो ये वो कीवर्ड है जो एनआरई में आ चुके हैं। स्टूप पोस्चर एक और कीवर्ड देखने को मिला, एंड स्लो मूवमेंट डिस्किनेजिया वगैरह आपको देखने को मिल गया। व्हाट इज बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट उसने पूछ लिया इसमें। व्हाट इज बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट, आपको पता तो लग गया कि इट इज अ केस ऑफ
पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। यहाँ पर है क्लोनाजिपाम, यहाँ पर है कार्बामाज़ेपिन, यहाँ पर है लीवोडोपा कार्बिडोपा। तो भाई साहब इनमें यही ऑप्शन बनता है बेहतरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 55 years old with pill rolling tremor एंड शफलिंग इट अलोंग विद माइक्रोग्राफिया। अब एक और कीवर्ड देखने को मिल गया, ठीक है। पिल रोलिंग भी आपको देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद शफलिंग एट ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो भाई साहब पार्किंसन डिजीज ही है अगेन, ठीक है। A 35-year-old man present with rapid involuntary movement of his face and limbs, ठीक है। कीवर्ड्स देख लो, रैपिड इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ हिज फेस एंड लिम्स, ठीक है। विद प्रोग्रेसिव कोग्निटिव डिक्लाइन, वही पर्सनैलिटी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेसिव कोग्निटिव डिक्लाइन। हिज फादर हैड सिमिलर सिम्टम्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हिज फादर हैज सिमिलर सिम्टम्स, ये बेसिकली मोहर हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ समझ आ गई है कि इट इज आर, ये जेनेटिकली जो है प्रेजेंट है डिजीज। तो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ले लेते हैं, हंटिंगटन डिजीज, विल्सन डिजीज। नहीं ये नहीं हम लेते, थोड़े से चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन ए हंटिंगटन डिजीज, ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन सी अमायोट्रोफिक लेटरल सेक्युलरोसिस, ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑप्शन डी विल्सन डिजीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, हंटिंगटन डिजीज वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब आपको एमसीक्यूज आते हैं एनआरई में। और अगर बहुत बड़ा भी उन्होंने केस बना दिया ना, तो कीवर्ड्स के बगैर नहीं बनाएंगे, फिर तो और आसानी हो जाएगी आपकी। कीवर्ड्स जितने ज्यादा कीवर्ड्स उतना ज्यादा आप क्लोज होते जाएंगे अपने डायग्नोसिस की तरफ। तो ये है एनआरई के क्लासिकल पैटर्न स्टाइल एमसीक्यूज या क्लिनिकल सिनेरियोस। होप सो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।